जय हिंद। मैं रतन कुमार संस्कृति क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चौथा पाठ पढ़ेंगे, संस्कृत साहित्य लेखिका। इससे पहले हम लोग 3 पाठ कर चुके हैं, तो जो आज जुड़ेंगे वो पहले के 3 पाठ को जाकर के देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद ये चौथा पाठ को समझेंगे। आइए हम लोग इस पाठ के बारे में अध्ययन करते हैं। लिखा हुआ है कि समाजस्य यानम पुरुष से नारी भी चलती। कहता समाज की जो गाड़ी है, समाज की जो गाड़ी है वो पुरुष से और नारी से दोनों से चलता है। यहाँ पर लिखा हुआ समाज रूपी जो गाड़ी है वो पुरुष और नारी दोनों से चलती है। यदि क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को समाज की गाड़ी किससे चलती है, तो पुरुष और नारी दोनों से चलती है। पुरुष और नारी जो है इस गाड़ी के 2 चक्के हैं। यदि एक चक्का भी खराब होगा तो गाड़ी अच्छा से नहीं चलेगा। उसी तरह यह जो समाज है वो एक गाड़ी है और उसका पुरुष और नारी जो है एक 2 चक्का, एक चक्का है। जैसे गाड़ी का 2 चक्का होता है वैसे समाज के 2 चक्के जो है पुरुष और स्त्री है। उसके बाद लिखा है साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम। कहता साहित्य में भी, कहता साहित्य में दोनों का जो है समान महत्व है। साहित्य में जो है पुरुष और स्त्री का दोनों का समान महत्व है, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में पुरुष का भी बहुत ज्यादा योगदान है। बहुत सारे पुरुष हुए, हमारे यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र हो या कालिदास हो या फिर जितने भी महान महान कवि हुए, महर्षि वाल्मीकि हो या तुलसीदास हो, जितने महान कवि हुए उसके अपेक्षा बहुत सारी महिलाएं भी हुई जो बहुत अच्छी अच्छी ऋषिकाएं हुई। वेद में भी बहुत सारी ऋषिकाएं हैं, अपला है, वागंबरी, ऐसी ऐसी ऋषिकाएं हुई है। उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ कि इसमें समान महत्व है, दोनों का समान महत्व है। अधुना आज के समय में भी सर्वे भाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा संति यश्च लभन्ते। कह रहा है कि आज के समय में भी साहित्य के सभी भाषाओं में, रचनाओं में स्त्रियां भी तत्पर है और यश को प्राप्त कर रही है, यश को प्राप्त कर रही है, उसकी भी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो आज के समय में भी, प्राचीन समय में वेद लिखने में भी बहुत सारी बहुत सारी ऋचाएं हैं, बहुत सारी ऋषिकाओं ने बहुत सारी ऋचाएं लिखी है। और आज के समय में भी बहुत सारी लेखिकाएं, बहुत सारी साहित्यकार जो कि महिला है वो आज भी बहुत सारा काम कर रही है और लोकप्रियता और यश को प्राप्त कर रही है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात एव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। कहता संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य के समृद्धि में योगदान जो है न्यूनाधिक मतलब थोड़ा ज्यादा प्राप्त होता है। साहित्य के संवर्धन में, साहित्य को अच्छा बनाने में जो ऋषिकाएं हैं या लेखिकाएं हैं उसका जो योगदान है थोड़ा बहुत हमेशा से प्राप्त होते आया है। प्राचीन काल से लेकर के आज के समय तक भी बहुत सारी लेखिकाओं का जो है योगदान थोड़ा बहुत प्राप्त होते आया है। कथा पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नाम एवं चर्चा वर्तते एन साहित्यम निधि पूर्णे तासा योगदानम ज्ञायते। कथा इस पाठ में जो है लेखिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि है साहित्य के निधि को खजाना में अपना योगदान दिया है। इसी के बारे में लिखा है कि प्राचीन काल से समृद्ध करता है, अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। कहता साहित्य रूपी खजाने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान जाना जाता है। तो जो इस पाठ में हम लोग उस लेखिकाओं के बारे में पढ़ेंगे जिसका साहित्य में, जो साहित्य रूपी जो खजाना है उसमें बहुत सारा योगदान दी है, बहुत सारी ऋषिकाएं, बहुत सारी लेखिकाएं, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्या है विपुलम संस्कृत साहित्य विभिन्न कवि भी शास्त्र कार्यश संवर्धितम। कहता विपुल संस्कृत साहित्य, विशाल संस्कृत साहित्य जो है बहुत सारे विभिन्न कवि से और शास्त्रकार से संवर्धित किया गया है, उसको संवर्धन किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है विशाल संस्कृत साहित्य जो है विभिन्न कवि से और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया, संवर्धन किया गया, इसका बहुत ज्यादा परिमार्जन किया गया, संवर्धन किया गया अलग अलग साहित्यकारों द्वारा, अलग अलग लेखकों द्वारा। आगे है वैदिक कालाद आरंभ। कहता वैदिक काल के आरंभ से शास्त्रा नाम काव्या नाम से
रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचित्ता अभवन तथैव स्त्रियों अपनी दत्त आवधना प्राप्यते। कहता है कि वैदिक काल के आरंभ से, जब से वेद लिखा जा रहा है उस समय से लेकर, वेद लगभग आपको 1500 बीसी में ऋग वैदिक काल कहा जाता है, तो 1500 बीसी के समझ लीजिए, आज से मतलब 3500 वर्ष पहले। कह रहा है कि पाठ्यस में संरक्षे यथा पुरुष, जिस तरह पुरुष जैसे ऋषि लोग दत्तचित्त थे, जिस तरह से पूरा योगदान दिया है, उसी तरह कहा जाता है कि तथे स्त्रियों अपनी, स्त्री भी दत्तावधाना थी, स्त्रियां भी अपना योगदान दे रही थी। उसी के बारे में लिखा है कि वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्र और काव्यों की रचना में, संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष निपुण, उसी प्रकार स्त्रियां भी अत्यधिक ध्यान दिए गया है। कहता है जिस प्रकार पुरुष ने ध्यान दिया है, जिस तरह पुरुष ने योगदान दिया है, उसी तरह स्त्रियां भी वैदिक काल से लेकर के आज तक के साहित्य के योगदान में, आज तक के साहित्य में अपना योगदान दिया है। उसके बाद लिखा है वैदिक युगे मंत्रा नाम दर्शका न केवला ऋषिय प्रत्युत ऋषिका अपनी संति। कहता है वैदिक काल के दर्शन में, वैदिक दर्शन, वैदिक युग के दर्शन में, दर्शन में जो ऋषि है, सिर्फ ऋषि, केवल ऋषि ही नहीं है, कह रहा है प्रत्युत ऋषिकाएं अपनी संति। कहता है कि केवल ऋषि नहीं है, ऋषिका भी है, बहुत सारी, केवल ऋषियों ने योगदान नहीं दिया है, ऋषिका ने भी योगदान दिया है। उसी के बारे में लिखा है वैदिक युग के मंत्रों के दर्शन होना चाहिए था। कहता है ऋषियों ने ही नहीं दिया, ऋषिकाएं ने भी इसका योगदान दिया है। उसके बाद लिखा है ऋग वेदे चतुर्विंशत अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शन वत्य नीति दृश्य यथा यामी अपला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भरी इत्यादि। कहता है कि ऋग वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका का मंत्र दर्शन तत्पर दिखाया गया है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि ऋग वेद में कितनी ऋषिकाएं का मंत्र दिखाया गया है, तो दिखाएंगे यहाँ पे 24 और अथर्ववेद में 5। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है अथर्ववेद में कितना है, तो 5 और ऋग वेद में 24 है। और पूछेगा उसमें से कुछ ऋषिकाएं जो वेद लिखने में, वेद में उसकी ऋचाएं हैं, कुछ ऐसी ऋषिकाएं जो वेद लिखने में योगदान दी है, जिसकी ऋचा जो है वो वेद में लिखा गया है, उसका कुछ नाम लिखने के लिए उसमें आएगा यामी, अपला, इंद्राणी, उर्वशी, वागाम्भरी। ये सब नाम 3 4 5 का नाम याद रख लीजिएगा, ताकि आप जब लिखने लगेगा कि ऋषिकाएं कौन थी जिसने वेद लिखी थी, तो ये 3 4 5 का नाम याद रख लीजिएगा। ये लोग वेद को लिखने में उसके कुछ ऋचाएं लिखी गई, पूरा वेद तो नहीं लिखी है ये, तो कुछ ऋचाएं जो है वो इन सारी जो ऋषिकाएं हैं उसके द्वारा दिया गया है। याज्ञवल्क्य बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री दर्शनिक कारूप चितमति वर्णिता या याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षक थे। कहता है बृहदारण्यकोपनिषद जो आप लोग पहले ही मंगलम पाठ में पढ़े होंगे, तो उसमें याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी उसका नाम था मैत्री। तो पूछ सकता है आप लोगों को क्वेश्चन में याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, तो मैत्रेयी नाम था। क्या नाम था याज्ञवल्क्य की पत्नी का, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी ने किस उपनिषद में लिखी है, तो बृहदारण्यक उपनिषद। तो जब पूछ सकता है आप लोगों की मैत्री ने किस उपनिषद में अपना मंत्र लिखी है, तो बृहदारण्यक उपनिषद। मैत्री कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। या पूछेगा याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम है, तो मैत्रेयी नाम था। किस उपनिषद में, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। तो उसके बाद मैं अपना क्या क्या दर्शन आत्म तत्व के बारे में बताइए, कौन, मैत्री जो है आत्म तत्व के बारे में बताई है, किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में। पूछेगा कि आत्म तत्व के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में किसने बताया, तो मैत्रेयी ने बताया। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी ने किसके बारे में बताया है, तो आत्म तत्व के बारे में। पूछेगा मैत्रेयी कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ये जो है ये लाइन आपके लोग के लिए बहुत ज्यादा है, इसमें से 3 4 क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप लोग कम से कम ये इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस लाइन को, ये आप लोग को 3 4 क्वेश्चन इससे मिल सकता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है इससे। उसके बाद लिखा है जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति अस्मा। कह रहा है कि जनक के सभा में, जनक कौन था, जनक कौन थी, जनक कौन थे, तो जनक थे
सीता माता के पिताजी। तो उसके सभा में शास्त्र में जो कुशल थी, उसका नाम था वाचकन्वी, गार्गी रहती थी। तो कौन रहती थी? गार्गी रहती थी और वाचकन्वी रहती थी। किसके सभा में? जनक जी के सभा में। जनक जी के सभा में वाचकन्वी और गार्गी रहती थी, जो बहुत ज्यादा कुशल थी। कहता है महाभारतो अपि जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलम पराया सुलभाया वर्णन लभ्यते। कहता है महाभारत में भी जीवन भर वेदों का अनुशीलन करने वाली सुलभा स्त्रियों का वर्णन मिलता है। तो उसमें भी बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में भी, महाभारत के समय में भी बहुत सारी ऋषिकाएं, बहुत सारी लेखिकाओं का वर्णन मिलता है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत् कवियत्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुट रूपेण इत्यस्तो लभन्ते। कहता है कि लौकिक साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों का, कितना? 40 कवित्रियों का पद स्फुट रूप से इधर उधर प्राप्त होता है। तो पूछेगा कि लौकिक साहित्य में कितने लगभग कवित्रियों का पद स्फुट होता है? तो आप लोग बोलेंगे कि 40 कवित्रियों का। कितने? 40 कवित्रियों का। लौकिक साहित्य में कितने? 40 कवित्रियों का पद स्फुट रूप से इधर उधर प्राप्त होता है। तासु विज्ञानका प्रथम कल्पा वर्तते। कहता उसमें क्या थी? विज्ञानका जो थी प्रथम मानी जाती है। सबसे प्रथम कौन मानी जाती है? विज्ञानका। सा च श्याम वर्ण आसीद पद्येन स्फुटित। कहता उसका रंग कैसा था? श्याम वर्ण की थी, वो थोड़ी श्यामली थी। उसके बारे में ये पद जो है ये लिखा गया। ये नीलो उत्पल दल श्यामम विज्ञानका नाम जानता वृथेव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। कहता है कि नीले कमल नीले उत्पल दल। कहता है कि नीला उत्पल दल मतलब कमल जो है नीला है, नीला उत्पल दल श्यामा। कहता है कि ये काला जो है विज्ञानता का नाम जानता। कहता है कि नीले, यहाँ पे नीले होगा, नीले कमल के पुष्प के समान विज्ञानका का वर्ण श्याम वर्ण जानी जाती है। विज्ञानका का जो रंग है वो कैसा है? नीला है, जो कमल के पुष्प के जैसे सुंदर है। कमल के पुष्प के जैसा उसका रंग जाना जाता है। किसका? विज्ञानका का रंग। विज्ञानका का जो श्याम वर्ण है वो किससे जाना जाता है? नीले कमल के रूप से जाना जाता है। कह रहा है कि वृथेव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। दंडी ने बेकार कहा। दंडी एक ऋषि है, उस कहता है कि दंडी बेकार कहता है कि सर्व शुक्ला सरस्वती। गोरी वर्ण की जो स्त्रियां वो ज्यादा खूबसूरत होती है। ये दंडी ने बोला कि गोर वर्ण की जो लड़कियां होती है वो ज्यादा खूबसूरत होती है। उसके बारे में कहता है वृथेव दंडिना प्रोक्ता। दंडी जो है बेकार बोला है। दंडी का जो बात बोलना है वो बेकार है कि सबसे सुंदर जो होती है गोरी वर्ण की महिलाएं थी, जबकि श्यामली वर्ण की जो महिला है विज्ञानका वो ज्यादा खूबसूरत लिखती है। जैसे हमारे यहाँ रेखा ज्यादा खूबसूरत लगती है, तब्बू ज्यादा खूबसूरत लगती है। उसके अपेक्षा जो आज की जो एक्ट्रेस है खूब गोरी गोरी हो गई लगती है कि मतलब उसन के उसको रख दिया है। तो वो उतना खूबसूरत नहीं लगती जितना कि श्यामल वर्ण में ही खूबसूरत ज्यादा आता है। जैसे कि साउथ की एक्ट्रेस सब ज्यादा खूबसूरत लगेगी जो थोड़ा सा श्यामल भी होगी। तो आप लोग को पूछेगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सर्व शुक्ला जो सरस्वती होता है, गौड़ वर्ण की महिला को जो अच्छा कहा, उसे किसने कहा? दंडी ने कहा। तो पूछ सकता है आप लोग को कि दंडी ने क्या कहा? तो सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। पूछेगा कि विजयंका का रंग कैसा था? तो विजयंका का रंग श्याम वर्ण का था। या विजयंका को किस चीज से तुलना किया गया उसके रंग को? तो नीला कमल से। किससे? नीला कमल से। तो विजयंका के रंग को किससे तुलना किया गया है? तो नीला कमल से। विजयंका का रंग कैसा था? श्याम वर्ण का था। दंडी ने क्या बोला? तो दंडी ने बोला कि सबसे ज्यादा सुंदर जो होती है वो सरस्वती वर्ण की होती है। सरस्वती मतलब श्वेत वर्ण की महिला जो होती है, गौर वर्ण की जो महिला होती है वो ज्यादा खूबसूरत होती है। लेकिन रियल में कैसे सुंदर होती है? तो श्याम वर्ण की विजयंका को बोला गया कि ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है। तस्या काल अष्ट शतक अनुयते चालुक्य वंशीय चंद्र आदित्य राज्ञी विजय भट्टारिका एवं विज्ञानका इति बहवो मन्यते। कहता है कि उस काल में, कहता है उसके समय में 8वीं शताब्दी में अनुमानित माना जाता है। उसी समय में अभी जो विज्ञानका के बारे में बोल रहे थे उसके बारे में बोला जाता है कि चंद्र आदित्य जो है उसकी पत्नी का नाम ही कहा जाता है कि विजय भट्टारिका विज्ञानका को। कहता है कि उसकी पत्नी थी, चंद्रादित्य की पत्नी थी विजय भट्टारिका। कई जगह जो प्राप्त होता है उससे साक्ष्य जो मिलता है उस काल का 8वीं शताब्दी का
8वीं शताब्दी का जो काल है, उस काल में चंद्र आदित्य जो है उसकी पत्नी का नाम है विजय भट्टारिका। ऐसा माना जाता है कि विजय भट्टारिका ही जो है वो विजयांका है, ऐसा बहुत जगह माना जाता है। आपको पूछेगा कि विजयांका के बारे में किसके बारे में कहा गया, तो चंद्र आदित्य की पत्नी विजय भट्टारिका को ही क्या माना गया है, विजयांका माना गया है। तो पूछ लेगा आपको कि विजयांका कौन है, तो किसकी पत्नी थी, तो आप बता दीजिएगा कि चंद्र आदित्य की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, चंद्र आदित्य की रानी थी, चंद्र आदित्य की पत्नी थी। चंद्र आदित्य कौन थे, तो विजयांका के पति थे, ऐसा माना जाता है। रियल में उसका नाम पूछेगा कि विजय भट्टारिका कौन थी, तब पर भी आपको पूछेगा कि वो चंद्र आदित्य की पत्नी थी, विजय भट्टारिका भी। विजय भट्टारिका उसी का नाम विजयांका है, दोनों एक ही चीज है, विजयांका और विजय भट्टारिका। पूछेगा भी कि विजयांका का क्या नाम से माना गया है, तो विजय भट्टारिका को ही हम लोग क्या मानते हैं, विजयांका मानते हैं। तो पूछेगा विजय भट्टारिका किसको कहा गया, विजयांका को। विजयांका को किस नाम से और कहा गया है, तो विजय भट्टारिका के। विजयांका किसकी पत्नी मानी गई है, तो चंद्र आदित्य की पत्नी को मानी गई है। किंच शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्तुष्ट पद्य प्रसिद्धा। कहता है कि न सिर्फ विजयांका, हम विजयांका के बारे में ना कहा कि वो सबसे ज्यादा लेखिका, सबसे बड़ी लेखिका है, उसके अलावा भी कई और सारी लेखिका है, जैसे देव कुमारी, राम भद्रांबा और बहुत सारी महिलाएं जो है उसका पद स्फुट होता है, ऐसा लिखा गया। बहुत लोग मानते हैं कि शीला भट्टारिका, देव कुमारिका रंभा आदि दक्षिण संस्कृत में स्फुट पदों के लिए प्रसिद्ध है। तो विजयांका ही नहीं और सब भी, शीला भट्टारिका भी और देव कुमारिका। तो आप लोग को पूछेगा कि दक्षिण की लेखिका कौन सब है, तो 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से देगा शीला भट्टारिका, तो शीला भट्टारिका में ऑप्शन दीजिएगा कि ये मार दीजिएगा। पूछेगा कि दक्षिण की लेखिका कौन है, तो शीला भट्टारिका या देव कुमारिका या राम भद्रांबा, ये आप लोग टिक मार सकते हैं। उसके बाद है विजयनगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्नीति विदितम एव। कह रहा है कि विजयनगर के नरेश मतलब राजा ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत सारा प्रयास किए थे, यही बारे में लिखा गया। विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किया था। उसके बाद लिखा है संस्कृत रचना कुशला राज्यो अभवन। कहता है कि इसने क्या किया था कि संस्कृत रचना में कुशल राज्यो अभवन। उसने क्या किया था कि इसका जो भवन इसमें सज गया, सभी जानते हैं, उसके महल में संस्कृत रचना के, उसके भवन में जो है, उसके महल में संस्कृत भाषा के रचना कुशल रानियां भी कहा जाता है कि रानियां हुई थी, निपुण रानियां थी, मतलब उसकी पत्नी या रानियां जो थी वो संस्कृत भाषा में कुशल थी, तो उसके कुशल रानियां भी थी, संस्कृत भाषा में कुशल रानियां भी थी। उसके बाद लिखा है कंपन रायस विजय घटना आश्रित कंपन रायस चतुर्शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुर विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुर विजय घटना आश्रित। कहता है कि कंपन राय की जो रानी है, कंपन राय की जो पत्नी है गंगा देवी, उसने क्या कहती, मधुरा विजय ऐसा एक काव्य लिखी थी, महाकाव्य लिखी थी। तो पूछेगा कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था, कंपन राय की रानी का क्या नाम था, तो गंगा देवी। गंगा देवी कौन थी, कंपन राय की पत्नी थी। कंपन राय की पत्नी का नाम था गंगा देवी, जिसने क्या लिखा था, मधुरा विजयम। क्या कविता, उसका महाकाव्य था, महाकाव्य का नाम था मधुरा विजयम। तो गंगा देवी के द्वारा जो महाकाव्य लिखा गया था उसका नाम था मधुरा विजयम। मधुरा विजयम जो है गंगा देवी के द्वारा लिखा गया था। किसके बारे में था, वो उसके विजय के बारे में था। उसका जो दुल्हा था, उसका जो पति था कंपन राय, उसी के विजय के बारे में ये इसने महाकाव्य लिखी थी, उसके बारे में आगे लिखा हो। उसके बाद है तत्र अलंकारा नाम सन्निवेश अपवाद जो करता है, उसमें क्या है, बहुत सारे अलंकारों का, अलग अलग चीजों का वर्णन किया गया है। तस्मिन् एव राज्य 16 शत के शासन कुर्वत अच्युत राय सरागी तिरुलांबा वरदाम्बिका परिणय नामक तथा प्रौढ़ चंपू काव्य रचित। कहता है
कि उसमें से क्या है 16 शतकस मतलब 16वीं शताब्दी के आसपास। तो ये इसका देख लीजिए। हाँ, तो इसमें 16वीं शताब्दी के आसपास, यहां पर भी 16वीं शताब्दी लिखा हुआ था, 16वीं शताब्दी के आसपास वो जो है उसने क्या की थी, 16 शतक के आसपास को अच्युत राय सरागी, अच्युत राय की जो पत्नी है उसका नाम है तिरुलांबा। तो अच्युत राय की पत्नी का नाम है तिरुलांबा ने 16वीं शताब्दी के आसपास क्या करी थी, एक चंपुक काव्य की रचना की थी। चंपुक काव्य ये जो जिसमें कि चित्र भी होता है और स्टोरी भी होता है, दोनों मिला के रहता है, उसी को कहते हैं चंपुक काव्य। ये पढ़ने के लिए मिलता है, जो बचपन में ज्यादा करके बच्चा सब पढ़ता है। ऐसा करके वो वरदाम्बिका परिणय ऐसे किताब लिखे थे। तो चंपुक काव्य क्या क्या नाम था, वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय लिखी किसने थी, तो तिरुलांबा। तिरुलांबा का किताब का क्या नाम था, वरदाम्बिका परिणय। वो किसकी पत्नी थी, अच्युत राय की पत्नी थी तिरुलांबा, जिसने क्या लिखी थी, वरदाम्बिका परिणय। वह कौन सा काव्य था, चंपुक काव्य। तो पूछेगा चंपुक काव्य किसने लिखा था, तिरुलांबा ने लिखा था। काव्य का नाम क्या था, तो वरदाम्बिका परिणय उस काव्य का नाम था। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन च आसित शोभते। कहता है कि वहां पे क्या है, संस्कृत गद्य की छटा। गद्य क्या होता है, गद्य मतलब होता है स्टोरी, पद्य मतलब होता है कविता। गद्य मतलब क्या होता है, स्टोरी, पद्य मतलब होता है कविता। तो ये आप लोग पढ़ते भी होंगे, ये गद्य है, ये पद्य है। जैसे हिंदी का आप देखिएगा, ये गद्य विधा है, ये पद्य विधा है। तो गद्य में होता है स्टोरी वगैरह, पद्य में होता है कविता। कहता है कि संस्कृत के गद्य की छटा, छटा मतलब रोशनी, प्रकाश, वो समस्त उसके पदावलियों में, ललित विन्यासों में शोभते हैं। कहता है कि उसका जो छटा है गद्य का, वो दिखता है, अलग अलग जगह पे दिखता है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम अपि तत्व लभ्यते। कहता संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे बड़ा समस्त पद वहां पे प्राप्त होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था, वरदाम्बिका परिणय का परिपक्व लिखा गया। उसके बाद क्या है, चंपुक काव्य की रचना की थी, उसमें से क्या है, पदावली ललित काव्य की, इसमें लिखा हुआ सब चीज पूरा हिंदी में पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्या है, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव, उसका जन्म कितना, इतना में, और मृत्यु इतना में। पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। कहता आज के समय में भी संस्कृत लेखिका में पंडिता क्षमाराव, आज के समय में कौन, पंडिता क्षमाराव, जबकि इसका मृत्यु हो चुका है। नामधेया विदुषा, विदुषी अतीव प्रसिद्धा। विदुषी मतलब होता है जो महिला विद्वान होती, जो महिला ज्यादा पढ़ी लिखी होगी उसको हम लोग बोलते हैं विदुषी, और जो पुरुष ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको कहते हैं विद्वान। विद्वान, जो पुरुष ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा उसको कहेंगे विद्वान, और जो महिला ज्यादा पढ़ी लिखी होगी उसको विदुषी बोलते हैं। तो कहता है कि आज के समय में भी, आधुनिक काल में भी कौन, पंडिता क्षमाराव जो है उसका नाम बताया जाता है। तो आज के समय में भी संस्कृत साहित्य में पंडिता क्षमाराव का नाम विदुषी महिला, विदुषी मतलब विद्वान महिला में अत्यधिक प्रसिद्ध है। उसके बाद है तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। कहता है ये जो है पंडिता क्षमाराव अपने पिता का, उसका क्या नाम था, पिता का नाम शंकर पांडुरंग पंडितस्य। तो पंडित शंकर पांडुरंग पंडितस्य उसका पिता का नाम था। तो पंडित शंकर पांडुरंग पंडित, तो उसके पिताजी का नाम था। वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उसी के बारे में लिखे हैं, एक किताब लिखी है। कौन, ये पंडिता क्षमाराव। उस किताब का नाम है शंकर चरितम। शंकर चरितम किसने लिखी है, तो पंडिता क्षमाराव। किसके बारे में लिखी है, तो अपने पिताजी शंकर पांडुरंग पंडित के बारे में। तो शंकर पांडुरंग पंडित जो है वो कौन है,
पंडिता छमाराव के पिताजी हैं। उसके बारे में ही पंडिता छमाराव ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है शंकर चरितम। उसके बाद है गांधी दर्शनम प्रभाविता स्व सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथा प्रणीतवती। कहता है ये गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर के उसने क्या लिखी थी? सत्याग्रह गीता। कौन? पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव का किताब है। किससे प्रभावित होकर के? गांधी जी से प्रभावित होकर उसने सत्याग्रह गीता लिखी। उसके बाद मीरा लहरी, ये मीरा लहरी नाम से ही ज्ञात होता है, ये मीराबाई के बारे में होगा। कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, उसके बाद ग्राम ज्योति, ऐसा करके उसने गद्य और पद्य में बहुत सारी किताब लिखी है। वर्तमान काले लेखन रत असु कवित्री पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। कहता है आज के समय में भी बहुत सारी लेखिकाएं जो है लेखन रत है। उसमें कौन है? पुष्पा दीक्षिता, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। इसका नाम आज के समय में भी कहता, इसके बारे में लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में लेखन रत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, यहाँ पे सही से लिखा पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को संपूर्ण प्रदान कर रही है। तो आज हम लोग इतना पढ़े और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ होगा कमेंट में जाके बोलिएगा। और उसके बाद आप लोग इससे जो आज जुड़े हैं वो इसके पहले 3 जो पाठ हो चुका है, तीनों पाठ जाकर के देख लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।